जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 22 अगस्त के तीनों शिफ्ट में हुए स्ट्रेटेजी के और जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। आपको बताना भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी विशेषता है जो राज्य और केंद्र में सरकार बनाने के लिए शक्ति देती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, सरकार का संसदीय स्वरूप या मौलिक अधिकार। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? संघवाद। संघवाद भारतीय संविधान की विशेषता है जो केंद्र और राज्य में सरकार अलग अलग बनाने का शक्ति देता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा सही है। ये आपका संघवाद आर्टिकल में कौन सा है? भाग 1 में है। भाग 1 के आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल आपका अनुच्छेद है, आपका अनुच्छेद 1 है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? आर्टिकल इंडिया यानी भारत जो है, इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह ना होकर के राज्यों का संघ होगा। राज्यों का समूह ना होकर के, समूह ना होकर राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होने का तात्पर्य क्या था? राज्यों का संघ होगा इसका मतलब क्या था? अर्थात राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्यों का संघ होगा इसका मतलब क्या है? राज्यों को अलग होने का अधिकार इसमें से नहीं है। अर्थात राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 1 में आपको बोला गया इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह ना होकर के राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होने से तात्पर्य यह था कि इसमें से राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है? आपको बताना है इसमें कौन सी विशेषता जो है मरुस्थल से संबंध है। पहला क्या दिया? हिमोड़। हिमोड़ क्या होता है? मोरनीच। हिमोड़ किसको बोलते हैं? हिमोड़ में आपको हिम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये हिम से संबंधित है, बर्फ से संबंधित है। हिमोड़ क्या होता है? जो ग्लेशियर होते हैं, अपने ग्लेशियर जब वो कटते हैं तो अपने साथ कुछ मलबे लेकर के आते हैं, उसको इकट्ठा कर देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? हिमोड़ बोला जाता है। तो ये मरुस्थल से संबंधित नहीं है। जलोढ़ पंख तो नदियों से संबंधित है। नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं और उससे एक त्रिकोणीय संरचना बनाती हैं जो पंख के आकार की होती है, जिससे क्या बोला जाता है? जलोढ़ पंख बोला जाता है। तो ये नदियों से संबंधित है और हिमोड़ आपका ग्लेशियर से संबंधित है। टॉर्नपुल। टॉर्नपुल क्या होता है आपका? टॉर्नपुल में जो हिमनाद होते हैं वो एक झील का निर्माण कर लेते हैं, जिसे टॉर्नपुल बोला जाता है। तो ये क्या है? टॉर्नपुल भी नहीं होता। टॉर्नपुल में आपका झील होता है। बरखान। बरखान क्या होता है? बरखान जो रेत का टीला को बोलते हैं, रेत का जो टीला होता है उसको बोला जाता है बरखान। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है? बरखान हमारा राइट आंसर होगा। रेत का टीला ये कैसे बनता है? जब मरुस्थल में हवाएं एक दिशा में चलती हैं तो अपने साथ वो रेत को बहा करके ले जाती हैं और जहाँ इकट्ठा कर देती हैं, जब वहाँ पे टीला का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? बरखान। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कानूनी रूप से ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों के एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है? 100 दिन रोजगार गारंटी कौन देता है आपका? आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है अम्बेडकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेहरू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम ये क्या आपका? मनरेगा। मनरेगा। मनरेगा में आपको क्या मिलता है? 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। मनरेगा आपका आया कब था? 2005 में आया था। मनरेगा की शुरुआत कब की गई थी? 2005 में। इस टाइम पे इसका नाम क्या था? नरेगा। ठीक है, इस टाइम पे इसका नाम नरेगा था और 2009 में इसको कर दिया गया क्या? मनरेगा। 2009 में मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा। ठीक है, 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया। और मनरेगा में क्या होता है? 1/3 जो 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षण होता है। और इसमें मनरेगा में आपको अपने के घर से 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको रोजगार उपलब्ध कराना रहता है। 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको रोजगार मिलेगा। 1/3 भाग महिलाओं का आरक्षण होता है इसमें। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? आपको बताना है कौन सा इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या दिया? तनख। तनख क्या है? तनख जो है ये यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। तनख यहूदी का है पवित्र ग्रंथ। आगम। आगम आपका किसके लिए? आगम जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आगम जैन धर्म का है। और हदीस बोले, हदीस इस्लाम धर्म का है। कुरान के बाद दूसरा इनका पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है? त्रिपिटक के 3 भाग हैं। त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से? त्रिपिटक इसका नाम इसलिए क्योंकि इसके 3 भाग है। पहला भाग आपका विनय पिटक है,
पहला विनय पिटक है, दूसरा सूत्र पिटक है, दूसरा आपका सूत्र पिटक है, और तीसरा कौन सा आपका अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ये इसके 3 भाग हैं, विनय पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? ये मूल रूप से उस टाइम पे पाली भाषा में था। इसमें क्या था, भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उनके शिष्यों द्वारा इसमें संग्रहित किए गए थे। विनय पिटक में पूछा जाए, विनय पिटक में आपसे क्या था, बौद्ध भिक्षुओं का अनुशासन की बात की गई थी। सूत्र पिटक में आपका वहाँ पे सूत्र पिटक में दिया था क्या, प्रवचन, और अभिधम्म पिटक में जो है उसके दर्शन शास्त्र हैं, बौद्ध धर्म के दर्शन शास्त्र अभिधम्म पिटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली कौन सी है? आपको बताना है मध्य प्रदेश में कौन सी जल संग्रहण प्रणाली पाई जाती है। पहला दिया कुल, कुल कहाँ आपका पाया जाता है? कुल आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, ये क्या है, एक जल संग्रहण प्रणाली है जिससे हम सिंचाई करते हैं। कट्टा और कट्टा क्या है, और सुरसंगम, सुरसंगम आपका साउथ इंडिया में पाया जाता है, दक्षिण भारत में सुरसंगम चलता है जल संग्रहण प्रणाली साउथ इंडिया में। बंधीस, बंदिश आपका एमपी में चलता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। बंदिश क्या होता है? बंदिश से बांध ही होता है, स्मॉल डैम होते हैं, स्मॉल डैम जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बंदिश। स्मॉल डैम बना करके जल को संग्रहित कर लेते हैं, वहाँ पे बंदिश बोला जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? आपको बताना पीसी महालनोबिस ने किसकी स्थापना की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय, भारतीय विद्या भवन, मिरांडा हाउस या भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो उन्होंने स्थापना किसकी थी? ISI की स्थापना की थी, इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। कब? इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 1931 में। ठीक है, पीसी महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की थी। आपको इनके बारे में क्या रखना है? महालनोबिस समिति याद रखना। महालनोबिस समिति बनी थी आपकी 1949 में। 1949 में किसके लिए? नेशनल इनकम का प्राकलन करने के लिए, राष्ट्रीय आय का प्राकलन करने के लिए 1949 में महालनोबिस समिति बनी थी, नेशनल इनकम का प्राकलन करने के लिए। ठीक है, और इनकी के डेट ऑफ बर्थ पे मनाया जाता है हमारा नेशनल स्टैटिक्स डे। नेशनल स्टैटिक्स डे आपका कब मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिक्स डे अगर आपसे पूछे, नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को क्या है? पीसी महालनोबिस का क्या है? बर्थ एनिवर्सरी है। पीसी महालनोबिस बर्थ एनिवर्सरी है आपका 29 जून को। ठीक है, पीसी महालनोबिस का बर्थ एनिवर्सरी 29 जून को, इसलिए आपका क्या मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिक्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान में पंचायतों के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी अथवा तथा सूचीबद्ध किए गए हैं? आपको बताना है कि पंचायतों के लिए कितने विषय दिए गए हैं। तो हम आपको 17 अगस्त में ये बताए थे, पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची है आपकी, 11वीं अनुसूची में दिया कितना विषय है? टोटल 29 विषय दिए हैं आपको, 29 विषय दिए गए हैं, जिसमें आपको पंचायतों के अधिकार, पंचायतों के अधिकार और पंचायतों के काम दिए गए हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची यानी ऑप्शन बी ऑप्शन बी हमारा क्या है? 29 विषय दिए गए हैं। अब 12वीं अनुसूची क्या है? 12वीं अनुसूची आपकी है, 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से, और इसमें दिया कितना विषय गया है? इसमें 18 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं, और ये आपके कौन सा है? नगर पालिका से संबंधित। 11वीं और 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी कब? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 11वीं अनुसूची और भाग 9 जोड़ा गया था आपका, भाग 9 जोड़ा गया था, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची बोल ली जाए तो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया 12वीं अनुसूची और भाग 9 का ए। इसमें क्या था? नगर पालिका थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 1992 से आपको 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखने, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा था? 71वां था। 71वां में आपको बताए थे क्या? 71वां था आपके 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं आपकी कौन कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली। 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना 1992, इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 3 भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, और आपका था 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ग्राम पंचायत जोड़ा गया था, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था, और ये आपका जोड़ा गया भाग 9। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया। और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके द्वारा जोड़ा गया था कि नगर पालिका भाग आपका कौन सा था?
और अनुसूची 11, ये अनुसूची 12 हो जाएगी और आपकी ये अनुसूची 11। ठीक है, ये आपको 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखने 1992 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थित किया जाएगा? तो ये क्या है, उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केरल। ऑप्शन ए राइट आंसर है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार आपका कहाँ है? झारखंड में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। छोटा नागपुर पठार को क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश बोलते हैं। छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे भारत के बहुत से खनिज पाए जाते हैं, इसलिए उसको रूर प्रदेश बोलते हैं। रूर कहाँ है? रूर जर्मनी में नदी है। जर्मनी में 2 नदियाँ हैं, रूर और राइन, उनके बीच जो दोआब क्षेत्र है वहाँ पे बहुत से खनिज पाए जाते हैं, इसलिए भारत का क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश। और छोटा नागपुर पठार से आप क्या याद रखना, छोटा नागपुर पठार से हमारी 2 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी आपकी है दामोदर नदी, दामोदर नदी, और दूसरी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? पठार से निकलती हैं, स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही जो रांची शहर वो स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही है। रांची जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ये आपको याद रखना है छोटा नागपुर पठार के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए विधिक स्वरूप और अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए कार्यकारी अधिकारी किसके पास होता है? राज्य सरकार का बोलना सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है विधिक मामलों के लिए? अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के लिए सर्वोच्च अधिकारी आपका होता है कौन? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है वो राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है विधिक मामलों के लिए अटॉर्नी जनरल। एडवोकेट जनरल के लिए आर्टिकल पूछा जाए तो आपका ये आर्टिकल है कौन सा? 165। आर्टिकल 165 में आपको एडवोकेट जनरल दिया है, ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। और केंद्र सरकार के लिए आर्टिकल 76 है। आर्टिकल 76 है केंद्र सरकार के लिए सर्वोच्च विधिक अधिकारी। और ये क्या? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? ये महान्यायवादी के अंतर्गत ही काम करते हैं, इनके अधीन काम करते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? आपको बताना है मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? पोरग नोआखाई महोत्सव, वांगला महोत्सव या यायो सांग महोत्सव? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, वांगला महोत्सव गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे फसल कटाई के समय भी ये मनाया जाता है। वांगला महोत्सव वहाँ की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये क्या? सूर्य देवता का पूजा किया जाता है, इसमें सूर्य देवता का पूजा किया जाता है। पोराग महोत्सव की बात की जाए, पोरग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। पोरग महोत्सव असम में मनाया जाता है, वहाँ की जनजाति है मिसी, उनके द्वारा मनाया जाता है। नोआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाता है। और ये इंपॉर्टेंट है आपका यायो सांग महोत्सव। यायो सांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका मणिपुर में। मणिपुर का ये सबसे प्रमुख त्यौहार है, यायो सांग महोत्सव मणिपुर का सबसे प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, यायो सांग महोत्सव आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या डॉक्टर आत्माराम? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और इसको 1843 से देखने लगे थे कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ये आज के प्रदेश से मनुष्यों की अभिवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने आज जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम किया है? अब बताना हमारा कौन सा ऐसे अभिवृत्ति हुई जिसके कारण हम थोड़ा अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन को कम किए? जूट के थैलों का उपयोग, जीवन शैली में सुधार, यूज एंड थ्रो अभिवृत्ति, पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जूट के थैलों का उपयोग। जूट के थैलों का उपयोग से क्या होता है? मिट्टी में जाकर के गल जाते हैं, उससे जो हमारा अपशिष्ट उत्पादन होता है वो कम होता है, और ये क्या होता है? खाद के रूप में कंपोस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? भारतीय भाषा संस्थान आपका कहाँ पर है? मैसूर में। और भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है मैसूर में। इसकी स्थापना की गई थी भाषाओं को संवर्धित और बढ़ाने के लिए भारतीय भाषा संस्थान का स्थापना किया गया था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यह, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम यानी रीजनल रूरल बैंक आरआरबी एक्ट, रीजनल रूरल बैंक एक्ट कब आया था? आरआरबी एक्ट आपका आया था 1976 में। 1976 यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है।
अगर बोला जाए ग्रामीण बैंक की स्थापना कौन सी समिति के आधार पर की गई थी, तो आपकी ये समिति आपको याद रखना, नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर ही आपकी ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। अब कमेटी बनी थी 1975 में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1975 को सबसे पहले 5 आरआरबी की स्थापना की गई थी। 5 आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर। तो नरसिम्हन समिति का आपको याद रखना, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? ग्रामीण बैंकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस किसकी जयंती मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की जा सकती? अब बताना कौन से आधार है जिस पे हम बांधों के निर्माण की आलोचना नहीं कर सकते? आर्थिक आधार पर किया जा सकता है, पर्यावरणीय आधार पर भी किया जा सकता है, सामाजिक आधार पर भी किया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक आधार पर इसकी कोई आलोचना नहीं की जा सकती, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया? पंचायती राज आपके तीनों दिन के एग्जाम में आए, 17 को भी पूछा गया, 18 को भी पूछा गया और 22 के भी शिफ्ट में 2 प्रश्न अभी तक पंचायती राज से पूछे गए। पंचायती राज का वर्णन किस में किया गया? भाग 9 में। भाग 9 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या सही है, भाग 9, ठीक है। भाग 9 को जोड़ा कब गया था? 1992 में। 1992 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया था। और भाग 6 में क्या है? भाग 6 में आपका राज्य सरकार है, राज्य सरकार गठन और उनकी शक्तियाँ दिया गया भाग 6 में। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है, भाग 7 निरस्त कर दिया गया, भाग 7 नहीं है। और भाग 8 आपसे पूछा जाए तो भाग 8 में आपका क्या दिया है? केंद्र शासित, ये आपका है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है भाग 8, ठीक है। अब भाग 6 आपका क्या है? राज्य सरकार को गठन और उनके कामकाज दिया है, राज्य सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार है, ठीक है। और भाग 7 आपका निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग 7 को 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 द्वारा निरस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सिंधु दर्शन उत्सव, सिंधु दर्शन फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, लद्दाख, सिक्किम। सिंधु नदी का जम्मू में यानी लद्दाख में आपको मनाया जाता है क्या? सिंधु नदी दर्शन। सिंधु दर्शन उत्सव जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर, लेह में मनाया जाता है ये, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु दर्शन उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य आपको 17, 18 और 22 अगस्त तीनों शिफ्ट के तीनों डेट में पूछे गए हैं। मौलिक कर्तव्य के लिए समिति कौन सी बनी थी? स्वर्ण सिंह समिति। इन्हीं की अनुशंसा पर 1976 में स्वर्ण सिंह समिति बनी थी 1976 में। और इन्हीं की अनुशंसा पर 1976 में आपका हुआ कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। और इसको जोड़ा गया किसमें? भाग आपका था ये 4 का 1 और आर्टिकल पूछा जाए, आर्टिकल आपका अनुच्छेद है 51 का 1, आर्टिकल है 51 का ए, ठीक है। 51 के ए में आपका है मौलिक कर्तव्य। और उस टाइम पे 10 थे, बाद में आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उससे 11वां जोड़ा गया। तो टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या इस समय कितनी है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में है? आपको बताना सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में है? तो इसको बोलते हैं सेंट थॉमस चर्च, ठीक है। ये सेंट थॉमस चर्च के नाम से फेमस है। ये कहाँ पर? आपको तमिलनाडु में आपका है ये, चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में आपका सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, जियोमॉर्फोलॉजी जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको क्या दिया? पानी का अध्ययन, भू आकृतियों का अध्ययन। अगर जियोमॉर्फोलॉजी है तो भू आकृतियों का अध्ययन से होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। अगर आपका पूछा जाए पानी का अध्ययन क्या होता है? आपका हाइड्रोलॉजी होता है, पानी का अध्ययन, हाइड्रोलॉजी पानी का अध्ययन होता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी होता है, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन होता है।
वायुमंडल का अध्ययन क्या होता है? एटमॉस्फेयर साइंस में हम वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? गुआ खान किससे संबंधित है? लौह अयस्क, आयरन ओर से संबंधित है आपकी गुआ खान, आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर से संबंधित आपकी गुआ खान है। और कोयला से कौन सी खान है? कोयला के लिए झरिया खान है, वहाँ पे झरिया माइन जो है वो कोयला के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग आपका क्या हो जाएगा? भाग 3। भाग 3 में आपका क्या है? मौलिक अधिकार। और ये आर्टिकल कहाँ है? 12 से 35। भाग 1 में क्या है आपका? भाग 1 में आपका दिया हुआ है संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिया है। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र आपका है भाग 1 में। भाग 2 में, भाग 1 आपका क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 आपकी नागरिकता है, नागरिकता। और भाग 3 आपका क्या है? भाग 3 आपका है मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी दिया हुआ है, डीपीएसपी भाग 4 में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, मोनोजाइट अयस्क। मोनोजाइट अयस्क भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? मोनोजाइट अयस्क से आपका क्या प्राप्त किया जाता है? थोरियम मिलता है। थोरियम हम किससे प्राप्त करते हैं? मोनोजाइट अयस्क से। और थोरियम उत्पादन में भारत प्रथम है, भारत प्रथम स्थान है थोरियम में। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है आपका सबसे ज़्यादा ये थोरियम जो है मोनोजाइट अयस्क को पाया जाता है केरल में। केरल में कहाँ पे? समुद्र की जो रेत होती है उसमें पाया जाता है आपका मोनोजाइट अयस्क। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। मोनोजाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में केरल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आपको बताना है सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सागा दावा क्या है? सागा दावा एक तिब्बती शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? सागा का मतलब होता है चौथा और दावा का मतलब होता है महीना, चौथा महीना इसको बोलते हैं। ठीक है, चौथे महीने मनाया जाता है। और ये मुख्य रूप से सागा दावा जो है बौद्ध धर्म का सागा दावा मुख्य रूप से बौद्ध लोगों का त्यौहार है, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म से संबंधित है सागा दावा। और ये मनाया जाता है मुख्य रूप से सिक्किम में। ये सिक्किम का मुख्य रूप का त्यौहार है। लेकिन आपके अगर ऑप्शन में सिक्किम नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। ये मुख्य रूप से सिक्किम मनाया जाता है। ऑप्शन में हमारा सिक्किम नहीं था इसलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश सही होगा। अरुणाचल प्रदेश में भी बौद्ध लोगों द्वारा ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, संसाधनों के सांद्रणीयता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास उपयोगी नहीं है? आपको बताना संसाधनों के सांद्रणीयता मतलब कलेक्शन के लिए कौन सा उपयोग सही नहीं है? आवश्यकता ना होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना, ये हमारा सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना, ये गलत है। जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना, ये भी हमारा क्या सही है। वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना, ये भी हमारा सही है। स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय कार का उपयोग करना, ये हमारा गलत है। यानी ए, सी और डी हमारा सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? ओजोन क्षय जो होगा उस किसके लिए उत्तरदायी होगा? आपको बताना है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि। अगर ओजोन परत में क्षय हो जाएगा तो क्या होगा? ओजोन किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको रोकती है जिससे वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती। अगर वो पृथ्वी पर आएंगी तो वो बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। क्या हो जाएगा? हमें त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं अगर ये ओजोन किरणें पृथ्वी पर आने लगी। तो ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि। अगर ओजोन परत में क्षय हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा? यूवी विकिरण जो है वो पृथ्वी पर आने लगेंगे, उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। वायुमंडल कितनी परतें होती हैं? वायुमंडल की आपकी मुख्यतः 5 परतें हैं। कौन सी? सबसे पहले आपकी है क्षोभ मंडल, सबसे निचली वाली परत है क्षोभ मंडल। उसके ऊपर दूसरा आपका है समताप मंडल। इसी समताप मंडल में ही आपका पाया जाता है ओजोन परत। ठीक है, समताप मंडल है। उसके ऊपर आपका क्या होता है? मध्य मंडल होता है। उसके ऊपर मध्य मंडल है। मध्य मंडल के ऊपर आपका ताप मंडल है, ताप मंडल। और ताप मंडल के ऊपर आपका बहिर्मंडल है। ठीक, बहिर्मंडल। और इसी समताप मंडल पे ही आपका ओजोन परत है। समताप मंडल के ऊपर ही आपकी कौन सी ओजोन परत है? इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेजोस्फेयर
और टर्मोस्फेयर आपका क्या हो जाएगा, एक्सोस्फेयर। ठीक, ये आपकी 5 परतें हैं जो वायुमंडल पे हैं। क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचली वाली परत है जिसपे हम लोग रहते हैं, क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, ईसाई धर्म का उस ग्रंथ का नाम क्या है? ईसाई धर्म के उस ग्रंथ का नाम क्या है जिसके 2 भाग हैं? पुराना ओल्ड टेस्टामेंट जो अनिवार्यता यीशु के समय काल का हिब्रू ग्रंथ है, और नया ओल्ड टेस्टामेंट जिसमें यीशु मसीह के प्रारंभिक चर्च के बारे में उल्लेख शामिल है। तो ऐसा कौन सा आपका बाइबिल है? बाइबिल में 2 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट आपका क्या ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। बाइबिल आपका कहाँ? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। बाइबिल के 2 पार्ट हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट है और दूसरा कौन सा? न्यू टेस्टामेंट। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी को एक निहित करता है? राज्य के निर्देशक तत्व में क्या है? राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आपको ये करना है, लेकिन उसके लिए राज्य बाध्य नहीं है। आप हमारे या आपका अधिकार नहीं है कि आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। वो केवल राज्य को निर्देश है कि ऐसा आपको करना चाहिए। तो इसमें बोला गया वो कौन सा निहित है जिसमें बोला गया ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा राज्य, और उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकार प्रदान करेगा जिससे जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। ऐसा किस आर्टिकल में बोला गया आपको बताना है। तो आर्टिकल आपका कौन सा है? आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में जो राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे और उन्हें कुछ शक्तियाँ प्रदान करेंगे, ठीक है, जिससे स्थानीय स्वशासन का क्या हो विकास हो सके। जब भाग 9 का गठन नहीं किया गया था, जब तक ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, उससे पहले राज्य के निर्देशक तत्व में ही आपके क्या थे? ग्राम पंचायती राज्य के निर्देशक तत्व क्या है? अगर आपका पूछा जाए आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी के तहत हम 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं, उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 भी आपका डीपीएसपी है। इसमें क्या है? राज्य को निर्देश दिए गए हैं पशुपालन और कृषि के विकास के लिए, पशुपालन और कृषि का विकास, ठीक है, और कृषि का विकास करने के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे कुछ वैज्ञानिक तरीके अपनाए, कुछ उनको बढ़ावा दिया जाए जिससे पशुपालन और कृषि का विकास हो। आपका अनुच्छेद 48 में बोला गया। अनुच्छेद 37 क्या है? अनुच्छेद 37 में बोला गया है कि ये आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, आप इसके लिए दावा नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार नहीं है। आर्टिकल 37 में ऐसा बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। 4 फरवरी 1922। ये कहाँ पर हुआ था आपका? ये हुआ था गोरखपुर में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। उस समय ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रदेश। उत्तर प्रदेश ब्रिटिश काल के हिसाब से संयुक्त प्रदेश में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। इसमें क्या किया गया था? इसमें एक पुलिस चौकी थी जिससे असहयोग आंदोलन के जो कुछ आंदोलनकारी थे वो जाकर के पुलिस चौकी जला दिए थे, जहाँ पे 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। 22 पुलिसकर्मी जो है जल गए थे, 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारी थे जो जाकर के एक चौकी को आग लगा दिए थे जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु। इसी हिंसक आंदोलन के विरोध में महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आप बताना 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका ये हो जाएंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइज किया गया था, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ धन जो किसी व्यक्ति की आय में स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, या फिर प्रायोज्य आय। प्रायोज्य आय को क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में सिर्फ इतना अंतर होता है, पर्सनल इनकम में क्या होता है? हम टैक्स का डिडक्शन नहीं जोड़ते हैं, टैक्स डिडक्शन नहीं होता, जो हमारा नेट इनकम होता है वही हमारा क्या होता है? पर्सनल इनकम, ठीक है। और डिस्पोजेबल इनकम में क्या होता है? टैक्स के डिडक्शन के बाद जो हमारे पास बचेगा वही हमारा क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स डिडक्शन के बाद जो हमारे पास बचेगा वो हमारा क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। स्थानीय और राज्य सरकारों के करों के भुगतान के बाद जो आपके पास बचेगा वो क्या हो जाएगा? प्रायोज्य आय या डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, टैक्स डिडक्शन के बाद, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही। इस प्रकार आज हम 22 अगस्त के तीनों शिफ्ट में हुए स्टडी जीके और जीएस के प्रश्नों को हल किए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता है। तो कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।